और जब यहां से यहां निकलेगा तो कैसे सिंक्रोनाइज होगा कि इसका जब ये इधर से इधर आए तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए। अब जैसे आपके घर में जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है वो तो 50 हर्ट्ज का है, मतलब एक सेकंड में 50 बार इधर का उधर होता है, लेफ्ट राइट होता है। सो वो 50 टाइम्स होगा, तो उस 50 टाइम्स में क्या आपका चार्ज पार्टिकल लेफ्ट डी से निकल के राइट, राइट से निकल के लेफ्ट, लेफ्ट से निकल के डी, राइट, ये भी उसी चीज में सिंक्रोनाइज हो जाएगा। अपना दोनों एक साथ कर लेंगे, या तो फिर अपने को एक आदमी बिठाना पड़ेगा ऐसे ऐसे करने के लिए, ऐसे ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर कुछ समझ सबसे बड़ा नहीं चैलेंज यही है। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है? तुमको समझ में नहीं आ रहा? मेरे को एक चीज बता, ये यहां से निकलेगा इधर आएगा तब तक ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होना चाहिए, फिर इधर घूम के हाँ इधर आएगा तब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाना चाहिए, फिर इधर से घूम के इधर आएगा तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव हो जाना चाहिए। तो भैया ये वोल्टेज जो है वो स्विच करना चाहिए ना, ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस, फिर ये प्लस ये माइनस। तो जितनी देर में ये इधर से निकल के इधर आएगा उतनी देर में निकल के इधर से, मतलब समझो ना यार, जब लेफ्ट से निकल के राइट में जाए तो फील्ड एक डायरेक्शन में, जब राइट से निकल के लेफ्ट में आया तो फील्ड उल्टा हो जाए। तो ये फील्ड उल्टा हाँ होगा कैसे? तो सबसे बड़ा चैलेंज प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन मशीन का, तो यही बनेगा प्रिंसिपल आपका, सबसे बड़ा चैलेंज यही है। तो ये इधर उधर करेगा कौन? तो पहली चीज, क्या हर बार चार्ज पार्टिकल लेफ्ट डी में और राइट डी में उतना ही टाइम स्पेंड करता है? मतलब एक रेवोल्यूशन हर बार रहेगा, कम होता जाएगा तो क्यों कम होगा, सर, क्योंकि और रेडियस सेम बढ़ रहा है रहेगा ना, तो क्यों सेम होगा? तो रेडियस बढ़ने की वजह से उसको ज्यादा रेडियस डिस्टेंस बढ़ कवर करना रहा पड़ेगा। है तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी नजर में ये नहीं आ रहा है कि उसकी वेलोसिटी भी बढ़ गई है। हाँ हम्म किसी का आंसर आ? मिथिलेश कुछ बता रहा है? नहीं बता रहा है? कैसे काम चलेगा भाई? फिर एहसास, एहसास बताएगी इसमें, एहसास सेम रहता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल मैंने बोला था थोड़ी देर पहले, मतलब लास्ट टू लास्ट लेक्चर में, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन या टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस और वेलोसिटी। क्या है फॉर्मूला टाइम पीरियड का? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2πm/q। 2πm/qb, या फ्रीक्वेंसी का है qb/2πm। उसमें वेलोसिटी और रेडियस का कोई लेन देन नहीं। तो फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल। ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ठीक है, तो प्रिंसिपल क्या है? फ्रीक्वेंसी इन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल, चार्ज्ड पार्टिकल in a magnetic field, in a magnetic field is independent of velocity, independent of velocity and radius. So why frequency is qb/2πm, इसलिए इसको नाम दिया गया साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। इसको बोलते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है qb/2πm। ठीक, इस फ्रीक्वेंसी से ही चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होगा। तो दैट इज every time charge particle exits from any d at a fixed time, after a fixed time, after a fixed time, हर बार फिक्स टाइम से ही वो बाहर निकलता है।
लेफ्ट से राइट जाएगा कुछ टाइम में, फिर राइट से लेफ्ट उतना ही टाइम में, फिर लेफ्ट से राइट उतना ही टाइम में, फिर राइट से लेफ्ट उतना ही टाइम में, लेफ्ट से राइट उतना ही टाइम, हर बार टाइम सेम लगता है। तो चलो इतना प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया आपका कि हर बार उतना ही टाइम में निकलेगा जितनी देर में। अगर 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ आता तो फिर 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ आए, फिर 1 सेकंड। तो कम से कम अपने को पता तो है कि कितने हर्ट्ज का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लाना है, कि वो भी नहीं पता है। हेलो, समझो कि 1 सेकंड में इधर आया तो 1 सेकंड में वो इधर आ जाएगा, फिर 1 सेकंड में इधर आया, फिर 1 सेकंड में इधर। तो कम से कम इतना तो कंफर्म हो गया कि कितने कितने बार उसका डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, किसका, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का, ताकि फील्ड का डायरेक्शन उतने बार चेंज हो सके। देयरफॉर वी नीड टू कनेक्ट alternating voltage of the frequency same as cyclotron frequency, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी के बराबर का आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लाना है। ओके, समझा? हाँ सर। अब हम कहानी बढ़ाते हैं आगे। तो अब आपको पता है कि कौन सा पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है? कौन सा पार्टिकल है? समझो अल्फा पार्टिकल, उस पे चार्ज कितना है? +2e, ठीक। बी, ये आपके कंट्रोल की चीज है, मैग्नेटिक फील्ड आपने सेट करना है, राइट? आप जो भी मेथड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हो उतना आपने नॉन मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया। टू तो टू ही है, आज तक बदला नहीं, टू आज भी टू ही रहा, कभी बड़ा नहीं हुआ, 3 के बराबर नहीं हुआ। पाई है मास अगर अल्फा पार्टिकल है तो 4 टाइम्स ऑफ 4 mu से, मतलब 4 × 1.66 × 10⁻⁻⁻। तो ये चीजें आपको पता है सारी, तो इससे आपकी क्या हो गई, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी डिसाइड हो गई। तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वाला ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज आप ले आओ और उसको लगा दो, अपने आप से काम चालू हो जाएगा। मजा आया? जैसे आपके घर में जो सप्लाई आ रही है ऑल्टरनेटिव वोल्टेज है वो 50 हर्ट्ज का है, आपको जितने हर्ट्ज का चाहिए उतने हर्ट्ज का। अब ये हो गया अपना साइक्लोट्रॉन। अब इसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन। ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रॉन। क्यों भाई, उस गरीब ने क्या गलती करी है, इलेक्ट्रॉन को आप नहीं यूज कर पा रहे हो? तो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, तो उससे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो जाएगी। उस फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अभी तक हमने बनाया नहीं है, समझा? तो उस फ्रीक्वेंसी का ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज हमारे पास नहीं है, इसलिए क्या इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज नहीं होता। ये क्वेश्चन बोर्ड्स में भी आया हुआ है, why it cannot be used for accelerating electrons। तो उसके लिए साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हाई होने की वजह से उतनी फ्रीक्वेंसी का एसी वोल्टेज नहीं है अपने पास भाई, वो नहीं है, रहने दो, घर बैठो, समझा? ओके, अब देखो इसमें अगली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबने पढ़ा है। हाँ, थ्योरी ऑफ से अगर कोई पार्टिकल हाई स्पीड से चलने लगेगा तो उसका मास क्या होता है? सेम रहता है, बढ़ जाता है, कम हो जाता है? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से रिलेटिविस्टिक मास जो है वो बढ़ जाता है, नहीं? यही वो रीजन है जिसकी वजह से कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से नहीं चल सकती। तो रिलेटिविस्टिक मास जो होता है दैट इज मास एट रेस्ट अपॉन √1 - v²/c²। और यहाँ पे जो वेलोसिटीज इन्वॉल्व है दोज आर वेरी हाई, बहुत हाई वेलोसिटीज होती है, राइट? सो उसमें मास प्रोटॉन का कंसिडरेबली चेंज हो जाता है, या अल्फा पार्टिकल का कंसिडरेबली चेंज हो जाता है। तो मास चेंज होने से क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ होगा अत्याचार? मास चेंज होने से फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ होगा। हाँ,
क्या होगा? अगर मास कम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। मास ज्यादा होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इधर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होगा? फिर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज भी आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, और तो और सिंक्रोनाइज कैसे होगा? बड़ा मुश्किल है। तो ये एक फेलियर है साइक्लोट्रॉन मशीन का। तो दीज मशीन्स आर रिप्लेस्ड बाय सिंक्रोट्रॉन्स। वो अपने सिलेबस में नहीं है। उसमें क्या होता है, सिंक्रोनाइज होता है। जैसे जैसे मास चेंज होगा वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, उसके हिसाब से अपने हिसाब उसके साथ ही ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का फ्रीक्वेंसी भी वो एडजस्ट कर लेता है, राइट? तो cyclotrons are replaced by synchrotrons. That's it. ओके, समझा? हाँ सर। तो सर दिस कंक्लूड्स अवर, हाँ फोटॉन्स लाइट के वेलोसिटी में ट्रैवल करते हैं ना सर, हाँ, तो सर उसका मास बढ़ता है। बेटा पहले बता दो, रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, ठीक है? हाँ और फोटोन का मास नहीं होता है। जब रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0, फोटोन का रेस्ट मास 0 होता है। तो अगर यही मास 0 हो गया तो आप मास क्या बोलोगे? नॉट डिफाइंड। अगर c by c चले 0 by 0 नॉट डिफाइंड हो गया, तो मास वर्ड इज नॉट डिफाइंड फॉर फोटोन, बिकॉज उसका रेस्ट मास ही नहीं है, उसका सीधा मोमेंटम डिफाइन होता है। फोटोन का रेस्ट मास नहीं होता भाई, फोटोन का सीधा मोमेंटम होता है, h by लैम्डा। पढ़ेंगे है, अपना मॉडर्न फिजिक्स है ना अपना सिलेबस में, खूब पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स। बहुत पसंद तो नहीं है मुझे, बट पढ़ाता खूब हूँ। तो P इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। तो उसका मास नहीं होता, कुछ मास नहीं होता, ठीक है? समझा? हाँ सर। पक्का समझा ना? कुछ बोलेगा भी नहीं अब। चलो, मेरी तरफ से टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम लोग मोशन पढ़ रहे थे चार्ज पार्टिकल का। तो 2 केसेस हमने पढ़े। पहली बार मैंने चार्ज पार्टिकल को फील्ड के पैरेलली प्रोजेक्ट किया था, फिर दूसरी बार मैंने फील्ड के परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया। जैसे परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट किया तो इतनी सारी कहानी हो गई, राइट? तो ढेर सारी कहानी हो गई। अब क्वेश्चन है, अगर ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, इंक्लाइन मारा तो क्या? केस 3, थर्ड केस है, इफ चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड at some angle to magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के कुछ पर्टिकुलर एंगल में। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है? दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड। एक चार्ज पार्टिकल Q मैंने ऐसे प्रोजेक्ट किया v वेलोसिटी से, ठीक है? ना तो ऐसा ना तो ऐसा, एक क्रॉस मारा। अब क्या होगा? आपके मन में सोचने के लिए देता हूं काम। इमेजिन करो, इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे, हैं? इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट चलेगा कैसे? एक कंपोनेंट चलेगा पैरेलल, ऐसा, ठीक है? ये थीटा है तो इधर चला v cos थीटा, और एक चलेगा परपेंडिकुलर v sin थीटा। अगला आपको सोचना है, अगर सिर्फ v cos थीटा होता तो क्या होता? अगर सिर्फ जीरो v फोर्स cos t से वैसे ही चला उसी जाता है। डायरेक्शन में चलता जाता तो सेम वेलोसिटी v cos थीटा से ऐसे चलता जाता। अगर सिर्फ v sin थीटा होता तो क्या होता? फोर्स लगता। घूम जाता। तो उसकी क्यू भी साइन उसकी वजह से वो सर्कल्स में घूमना स्टार्ट कर, सर्कल में यहीं पे घूमना चालू कर देता। अब दोनों हैं, अब क्या होगा? अब तक आपने सोच लिया होगा, अब क्या होगा? एक कंपोनेंट उसको घुमा रहा है, एक कंपोनेंट उसको आगे बढ़ा रहा है। एक कंपोनेंट उसको घुमा रहा है,
एक कंपोनेंट उसको आगे बढ़ा रहा है। तो इट मूव्स इन अ हेलिकल पाथ, वो हेलिकल पाथ में तो इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड्स में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं। क्या क्वेश्चंस आते हैं? जैसे रेडियस ऑफ हेलिक्स, इसको बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। तो रेडियस और पिच के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, राइट? तो आप बताओ, आप व्हाट विल बी रेडियस ऑफ हेलिक्स? तो रेडियस ऑफ हेलिक्स अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया तो आप क्या बताओगे? कोई तो बताएगा रेडियस ऑफ हेलिक्स। MV cos theta. MV by QB। MV sin theta by Q. हाँ, MV sin theta by QB। mv sin theta by qb is formula, right? m क्या mv फॉर्मूला क्या था? QBB is mv स्क्वायर बाय, मैं ही भूल गया यार। mv sin mv स्क्वायर बाय r क्या था? QBB था ना, एक v कट था तो r कितना? सॉरी बराबर, तो mv बाय QB, तो v यहाँ पे v sin थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपके रेडियस ऑफ हेलिक्स का। ये जो हेलिक्स बनेगा उस हेलिक्स का रेडियस आएगा mv sin थीटा बाय QB। ओके, समझा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, अगला, अगली कहानी है पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स किसको बोलते हैं? जो दो थ्रेड्स के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। तो पिच ऑफ द हेलिक्स कैसे निकलेगा? हम सबको पता है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने, और हम सबको पता है ये वाली वेलोसिटी को हमारा मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस, तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट जो उसका है वो कांस्टेंट v cos थीटा वेलोसिटी से चलता जाएगा। जो आपका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वो v cos थीटा वेलोसिटी से चलता जाएगा। आ रहा है समझ में? हाँ सर। अरे जैसे प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में वेलोसिटी इफेक्ट नहीं होता, वैसे हेलिकल पाथ में ये जो आगे जाने का पार्ट है, अगर मैं बहुत हाइट से ऐसा देखूंगा तो मुझे सिर्फ वो पार्टिकल ऐसा आगे जाता हुआ दिखाई देगा, और मुझे कांस्टेंट स्पीड से जाता हुआ दिखाई देगा। कितनी स्पीड से? v cos थीटा स्पीड से। कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी कांस्टेंट है v cos थीटा। आपको खाली टाइम पता करना है, तो टाइम पता करो कितना लग रहा है। व्हाट इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन? टाइम टेकन टू complete one revolution v cos theta into time period. So time period कितना है बेटा? So this time period of revolution, हम ना माने हम ना बताएं। तो गजब करते टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा? दैट हो जाता है ये इतना बोलने में शर्म आती लगता है। 2πm/qb। तो दिस इज फॉर्मूला फॉर पिच ऑफ द हेलिक्स। समझा? सो पिच हाँ ऑफ द सर। हेलिक्स इज v cos थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी उसका फिक्स है v cos थीटा, जो टाइम के साथ नहीं बदलेगा, और टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन भी फिक्स है, दैट इज 2πm/qb। तो पिच ऑफ द हेलिक्स इज v cos थीटा अपॉन इनटू 2πm/qb। दैट्स आंसर। ओके, यस समझा सर। ना? हाँ सर। सो दिस इज थर्ड केस। ठीक है, चला एक बड़ा स्पेशल केस बुक में एक फोटो बनी होगी, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक बॉटल। जो समझ में आना बड़ा मुश्किल है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा समझाने की। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वो मैग्नेटिक बॉटल बोलते हैं उसका। वो ट्रैप है एक चार्ज पार्टिकल का। चार्ज पार्टिकल भाग रहा है लेकिन इधर उधर से मतलब वहीं पे फंसा रहता है। कैसे? ऐसी एक मैग्नेटिक बॉटल होती है। तो अगर आपने ऐसा एक वेलोसिटी
इसको फायर किया चार्ज पार्टिकल को। हाँ, ये एक ही लाइन बनाई मैंने, ऐसे बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये क्या करता है, चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमने लगता है, ठीक है। तो चार्ज पार्टिकल ऐसे घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है, यहाँ जाके फिर ऐसे घूमते हुए वापस इधर आया। तो जिंदगी भर वो यहीं पे घूमते घूमते फंसा रहता है, यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, तो घूमते जाएगा, घूमते जाएगा, घूमते जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक बॉटल। इट्स अ ट्रैप फॉर चार्ज पार्टिकल। भगवान जाने ये लोग इतना टाइम पास क्यों करते हैं, क्यों ये सब बनाया, बट मतलब है ऐसी चीजें बना के रखी हैं कि ना अपने को एनर्जी देनी पड़ रही है, ना कुछ देना पड़ रहा है, वैक्यूम में वो चार्ज पार्टिकल चलते जा रहे, चलते जा रहे, यहाँ से घूमते हुए इधर जाता है, फिर इधर से घूमते हुए वापस इधर आता है। ऐसा होता क्यों? तो अगर आप यहाँ पे फील्ड देखोगे, ये फील्ड है, ठीक है, जो वेलोसिटी है उसकी टेंजेंशियल। अब वो कैसे दिखाऊं, 3D फिगर है, बड़ा मुश्किल है दिखा पाना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, समझो ऐसा है। तो उसका जो फोर्स रहता है, ये एक्चुअली वेलोसिटी टेंजेंट ऐसा दिखाना आपने, तो जो उसका फोर्स है वेलोसिटी, इसमें मान लो अंदर की तरफ ऐसा ऐसे जा रहा है, ऐसे घुस रहा है, राइट। तो इसकी वेलोसिटी जो है, सर जो फोर्स है इस पे वो ऐसा लग रहा है, v क्रॉस b ऐसा लग रहा है। तो इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसके वजह से वो चलते जा रहा है, चलते है। जैसे ही वो यहाँ पहुंचेगा तो इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इधर लग रहा है, उसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा जो उसको इधर जाने से रोकेगा। जो पहले ये वेलोसिटी थी ऐसे जाने वाली, उसको रिड्यूस करके खत्म कर दे। अब डायरेक्शन ये वाला कंपोनेंट उसको वापस इधर लाएगा, फिर यहाँ पहुंचते है वो कंपोनेंट इधर हो जाता है, तो रुक जाता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे चलता जाएगा। कुछ नहीं समझा ना? बड़ा मुश्किल है, ये टेंशन मत लेना, एग्जाम में नहीं आता कि पूछते नहीं। एक्चुअली 3D फिगर है, मैं भी समझा, मेरे को भी बड़ा मुश्किल लगता समझाना, एक बार कोशिश फिर करता हूँ। ऐसा ये मैग्नेटिक बॉटल है, ठीक, ऐसे जा रहा है चार्ज पार्टिकल, ऐसे आ रहा है, तो वेलोसिटी इस पॉइंट पे ऐसा है, फील्ड ऐसा है, तो v क्रॉस b, फोर्स इधर लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक। फोर्स हमेशा ऐसे लगता है, ऐसा हो जाता है। ये समझा आपको कि ये भी नहीं समझा? क्या करूं, सो जाऊं, क्या करूं, बोलते भी नहीं ना। नहीं। तो ऐसा बोल तो दे ना, अरे तो बोलता भी नहीं तो मैं कैसे दुखी हो जाता मालूम। ये एक मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा घूम रहा है, ये तो समझा? हाँ। तो इस पॉइंट पे सोचो आप, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा है इधर, भाई टेंजेंशियल होता है ना वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी इधर नहीं है, तो v क्रॉस b फोर्स ऐसा लगेगा। हाँ। परपेंडिकुलर जा रहा हूँ ऐसा, देखो यहाँ पे बोलते ही नहीं कोई। हाँ सर, अरे ये समझा फील्ड समझा लाइन है, सर। हाँ ये ऐसा 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 ऐसा। तो ये जो फील्ड लाइन मैग्नेटिक फोर्स दिख रहा है आपको ऐसा, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी को बढ़ा रहा है, तो ये चार्ज पार्टिकल घूमते घूमते आगे भागता है। जैसे ही चार्ज पार्टिकल यहाँ पहुंचा है तो उसका कंपोनेंट लेफ्ट साइड लगने लगता है, तो उसको स्लो करता है, स्लो करते जाता, स्लो करते रोक देता है, तो रुका। अच्छा वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी तो है ही ऑलरेडी, कौन सी, ये जो आपकी हर इंस्टेंट डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ में तो घूम ही रहा है, वो फ्रीक्वेंसी फिक्स चली रही है उसकी, लेकिन वो ये वाली वेलोसिटी इधर जा रहा था, इधर जा रहा, स्पीड बढ़ा, फिर स्पीड कम होने लग गया, स्पीड कम होने लगा, यहाँ जाके रुका, फिर वो रिवर्स मारा, फिर वो इधर गया, इधर गया, फिर यहाँ पे फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है, तो स्लो होते जाता है, स्लो होते जाता है, यहाँ फिर वापस स्पीड बढ़ता है, तो वो यहीं पे अटका रहता है। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक बॉटल। वो टेक्स्ट बुक में एक फोटो बनी होगी एनसीईआरटी में, बाकी एग्जाम में आता नहीं है। बड़ा एक्सप्लेनेशन लिखा है उसमें, किसी को समझ में आता नहीं है, तो भी कोशिश मैंने की, अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आया समझ में कुछ? हाँ सर। हाँ सर। वाह वाह, टाइम ही खत्म हो गया। क्या क्या बोला इसने, बहुत कुछ बोला बेचारा। ये सर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ है, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा तूने। बेटा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन पूछता है यार, जो फील्ड लाइन है वो उसके टेंजेंट है हर पॉइंट पे। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही तो बनाई मैंने, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन
वेलोसिटी उसकी इस पॉइंट पे अंदर की तरफ है, इस पॉइंट पे दिखाऊंगा तो बाहर की तरफ है, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ है, ठीक, टेंजेंट। तो v क्रॉस b अंदर की तरफ फोर्स लगा, तो यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स अंदर की तरफ इंक्लाइन रहता है, फिर यहाँ पहुंचने के बाद इस साइड होगा इंक्लाइन, अंदर की तरफ हमेशा इंक्लाइन जाएगा, तो इधर हो गया। तो उसकी वजह से ये वाली जो वेलोसिटी आगे जाने की वेलोसिटी वो कम हो जाती है और फिर आगे जाके रुक के फिर वो रिटर्न मारता है। तो ये चार्ज पार्टिकल वहीं फंसा हुआ रहेगा, ना अंदर आएगा, सॉरी न लेफ्ट साइड निकलेगा ना राइट साइड निकलेगा। क्लियर है हाँ सर। या किलर है? हाँ सर। किलर है बट क्लियर है। हाँ ठीक है, वो भी बोल रहा है हाँ समझा सर। अभिमन्यु कभी कभी तू भी बोला कर यार, आवाज ही सुने सुने एक एक साल हो जाता है। अभी ऑन करेगा अभिमन्यु। अभिमन्यु सर समझा। समझा, कुछ लग रहा है। चल ठीक है, चलो मैं रखता हूँ, कल मिलते हैं।